के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऑफिसर्स और सभी हमारे ऑफिसर ट्रेनीज, सबसे पहले तो इस जो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया है उसकी आज वैलिडिक्टरी सेरेमनी है। मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे मालूम है यह वह इंस्टीट्यूशन है जहां ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के यंग ऑफिसर्स और नेशन बिल्डिंग की अपनी जर्नी का पहला स्ट्रांग और मीनिंगफुल स्टेप यहां रखते हैं और इस स्थान पर भारत के गवर्नेंस फ्रेमवर्क की फाउंडेशन भी बनती है। मैं मानता हूं कि फाउंडेशन कोर्स सिर्फ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, ए कमिटमेंट टू बिल्ड ए गवर्नेंस सिस्टम दैट इज एफिशिएंट, कैपेबल एंड ट्रूली सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल। लबासना के ऑफिसर ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को तो यह संस्थान बखूबी निभा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यह संस्थान ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम, बॉर्डर इकोनॉमी, बॉर्डर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर वीमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई वैल्यूएबल कोर्सेज भी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करता है जो हमारे ऑफिसर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और यह सारी चीजें मैं मानता हूं कि लबासना को एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनाती है, जिससे इस इंस्टीट्यूशन का महत्व स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। आज की वैलिडिक्टरी सेरेमनी लबासना की उसी कमिटमेंट को मैं मानता हूं कि सिंबलाइज करती है। मैं आप सभी को रिमार्केबल माइलस्टोन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, आज से आपकी प्रोफेशनल जर्नी एक नया डायमेंशन लेगी। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, फिर आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सर्व विद इंटीग्रिटी, लीड विद ह्यूमिलिटी और डिलीवर विद एक्सेलेंस। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यह सब करते हुए ईगोलेस होना चाहिए, अहंकार मन में किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिसके भी मन में अहंकार पैदा हुआ उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है लोगों की नजरों में। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो रेस्पेक्ट नहीं रहती है। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। जो ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अहंकार शून्य हो गया, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार किसी भी सूरत में पैदा नहीं होता, तो आप ये देखिए, इंडिविजुअल इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 0। यदि अहंकार 0 हो गया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्वाभाविक रूप से आपका महत्व, आपके प्रति रेस्पेक्ट लोगों के मनों में पैदा होगा। आप सभी ने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली पास किया है और मैं मानता हूं कि यह अचीवमेंट एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आप सभी में कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और साथ ही साथ असाधारण काम करने की आप सबके अंदर क्षमता है। किसी भी फील्ड में सफलता इन्हीं गुणों पर ही टिकी होती है, लेकिन आपकी यात्रा को सबसे अलग बनाती है आपकी चॉइस। इतनी टैलेंट और क्षमता यानी कैपेबिलिटी के साथ आप किसी भी ल्यूक्रेटिव और हाई पेइंग कैरियर में जा सकते थे, फिर भी आपने सिविल सर्विसेज को ही चुना है। आपके निर्णय से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, आपकी इंस्पिरेशन केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करने की भी है। आप सब लोग सर्विंग द नेशन, एम्पावरिंग इट्स पीपल एंड ड्राइविंग रियल चेंज की भावना से इंस्पायर्ड है और यही भावना आपको एक एक्सेलेंट और इंपैक्टफुल पब्लिक सर्वेंट बनाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में पिछले कुछ डिकेड्स में हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से बदला है। हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट मेनी टाइम्स बढ़ चुका है, जॉब अपॉर्चुनिटीज
अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड और सर्विस सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई हैं। स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है। इसने देश के बहुत से टैलेंटेड यूथ को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। लेकिन आज भी सिविल सर्विसेज का आकर्षण किसी भी सूरत में कम नहीं हुआ है। आज भी देश का यूथ सिविल सर्विसेज की कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए इसे का हार्ड कंपटीशन वो करता है। कठोर प्रतिस्पर्धा से उसे गुजरना पड़ता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि जिस गति से भारत आज समय विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए नौजवानों के अंदर उत्साह का, इंतजाम का होना यह बहुत ही आवश्यक भी है। हम यदि सही मायनों में भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी का हर सेक्शन इस डेवलपमेंट की जर्नी में समान रूप से भागीदार बने और अपनी भागीदारी निभाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में समाज के वंचित या कमजोर वर्गों से मिलें, उनके प्रति एम्पैथेटिक और कंपेंसरेट रहें और यह समझें कि उनकी वर्तमान स्थिति केवल उनकी क्षमता या हार्डवर्क का रिफ्लेक्शन नहीं है, उसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितिजन्य कारण भी हैं। यही संवेदना आपको एक सच्चा और अच्छा पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगी। और मैं मानता हूं कि बराबर हम सबको बड़े मन के साथ काम करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार इस चीज को दोहराते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह बात हम सबको भी बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे समझाना हो तो यूं समझाया जा सकता है, लेट अस कंसीडर फॉर द टाइम बिंग, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। मन सर्किल होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज सर्किल। सर्किल का सर्कमफरेंस जितना बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड का सुख बढ़ता चला जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। और मनुष्य की जीवन में अंतिम इच्छा क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति। हर व्यक्ति की यह अंतिम इच्छा होती है। सर्कमफरेंस मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट मैग्नीट्यूड। परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। सर्कमफरेंस ऑफ मन इतना बड़ा कर लीजिए कि आपको जीवन में परमानंद की भी प्राप्ति हो जाए। बड़े मन के साथ ही जिम्मेदारी आप निभाएंगे, स्वाभाविक रूप से लोगों का सम्मान हासिल करेंगे, लोगों के दिलों पर आप राज करेंगे। आप जिले में, डिवीजन में शासन चलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल। इसलिए आप जा रहे हैं। बराबर हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना मन बड़ा करके रखना है। मैंने देखा है ऐसे भी अफसर्स को कि जीवन में लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, ईगो की प्रॉब्लम रहती है। यदि किसी ने, गरीब आदमी ने कुछ बोल दिया तो इतना तेजी से उसे डांटते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। हम लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, लेकिन आज तक यह करने की नौबत नहीं आई। क्यों ऐसा करें? वह भी इंसान है, आपसे कम समझता है, उसकी आवश्यकताएं, नीड्स होंगी, उसको समझने की कोशिश करिए। साथियों, यहां ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे आप सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को मैं मानता हूं कि बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। शायद इस बात की गंभीरता आपको इस समय महसूस न हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप सेवा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितना महत्व दिया है। उन्होंने नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट का बड़ा कार्य आपको सौंपा है। नेशन बिल्डिंग का काम करना है तो आपको करना है। भारत को यदि डेवलप्ड नेशन बनाना है, यह बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है, यह मानकर चलना होगा। और आज जब आप इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं संविधान सभा के सभापति और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण संदेश
आपको याद दिलाना चाहता हूं। इससे आपको अपनी जिम्मेदारी का कितना महत्व है इसका स्वाभाविक रूप से आपको एहसास होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था, एंड आई कोट, द वेलफेयर ऑफ द कंट्री विल डिपेंड अपॉन द वे इन विच द कंट्री इज एडमिनिस्टर्ड, दैट विल डिपेंड अपॉन द मेन हु एडमिनिस्टर इट। India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them, unquote. साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द मैं मानता हूं कि सिविल सर्वेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को ये दर्शाते हैं और आपसे जुड़ी उस बड़ी उम्मीद को व्यक्त करते हैं जो देश आपसे करता है। आपको लेकर देशवासियों के अंदर जो एक उम्मीद है, आप देश की प्रशासन व्यवस्था संभालेंगे, पॉलिसी मेकिंग से जुड़े फैसले लेंगे और पॉलिसीज को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पर होगी। और आपके द्वारा किए गए कार्य ये भारत का फ्यूचर तय करेंगे, भारत का भविष्य तय करेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होगा। केवल हमारे डिसीजन ले लेने से ही भारत का भविष्य नहीं बनेगा। वह रोल यदि किसी को, इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी को प्ले करना है तो आप सबको करना है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आपको सक्सेसफुली इस जिम्मेदारी को निभाना है। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की रूट्स कॉलोनियल टाइम्स में थी और उस समय अकाउंटेबिलिटी व्हाइट हॉल यानी लंदन में हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली 6000 माइल दूर। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज अकाउंटेबिलिटी यही है आपके अपने आसपास, अपने देश के नागरिकों के प्रति। और आज के सिविल सर्वेंट सचमुच सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। हम हो चाहे आप हो, सभी सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि पॉलिसी मेकिंग हो या इंप्लीमेंटेशन, यू विल रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू पीपल्स एस्पिरेशंस। और आप लोगों की इमीडिएट जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी समझेंगे और उनकी लॉन्ग टर्म होप्स को भी समझने की आप कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। यू शुड वर्क विद दिस सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और यही भावना आपको एक कैपेबल, सेंसिटिव और इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। यही भावना आपको एक कैपेबल, इफेक्टिव और सेंसिटिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। डियर ऑब्जर्वेटरीज, देश इस समय विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सच्चाई को मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, वहां के लोग भी स्वीकार करते हैं। अब जैसे देश की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन पिछले 9-10 वर्षों के अंदर ही जो भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मॉर्गन स्टैनले जैसी हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म भी अब यह दावा कर रही है शायद 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में जब आप नौजवानों को, खासकर मैं बैठी हुई इन बेटियों को भी देखता हूं और आगे बढ़ते हुए देखता हूं, तो मित्रों मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं जानता हूं कि हमारी ये बेटियां आज हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। और इस वर्ष के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का परिणाम भी इसी बात का है, एक सशक्त प्रमाण है, जिसमें टॉप रैंक एक महिला ने ही हासिल किया है। बहनों भाइयों, देश की ताकत कितनी बड़ी है, देश की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि यदि आप लोग विदेश पहले जाना यदि किसी का हुआ होगा, कम लोग होंगे जिनका कि आज के 10 साल 12 साल पहले विदेश जाना हुआ होगा, संभव ही नहीं था आपके लिए। हम लोग प्रायः विदेशों में जाते हैं। मैं 20-25 साल पहले भी विदेशों में जाता था, आज भी जाना होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की एक हैसियत बनी है। मुझे प्रसन्नता है कि टॉप 5 कैंडिडेट्स में इस बार 3 महिलाएं ने सक्सेस हासिल की है।
टॉप 25 कैंडिडेट्स में 11 महिलाएं थी। और इस ट्रेंड को देखकर मुझे पूरा विश्वास है जल्द ही सिविल सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी आप सबके बराबर हो जाएगी, पुरुषों के बराबर हो जाएगी। और 2047 तक जब हमारा विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा साथियों, तब हमारा विकसित भारत का जब लक्ष्य साकार होगा, तब एक भारत में कई महिलाएं कैबिनेट सेक्रेटरीज भी बन चुकी होंगी। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का आपका स्कोप कम नहीं होगा, चिंता मत करिएगा। और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हमारी नारी शक्ति भी इस देश की विकास यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। और मौका मिलने पर कोई ऐसा पद नहीं है जिसे वो हासिल न कर सके। और भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत कॉलोनियल रूल के दौरान हुई थी और ये इम्पर्सनल, रूल बाउंड और हायरार्कियल उस समय हुआ करती थी। तब ये न ही इंडियन थी, न ही सिविल थी, न ही इनमें सर्विसेज की भावना थी। ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेट कहा जाता था, नौकरशाह कहा जाता था, और जो इंपीरियल मास्टर के लिए काम करते थे। ब्यूरोक्रेट सुनते ही लोगों के मन में आता है फाइल्स, रेड टेपिज्म, और एक ऐसा व्यक्ति जो नियम का बहाना बनाकर कामों को टालता है। जनरल परसेप्शन, क्षमा कीजिएगा। लेकिन आज सिविल सर्विसेज का अर्थ बदल चुका है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, आप नौकरशाह नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे हम पब्लिक सर्वेंट हैं। और आज आप भारत के नागरिकों के लिए काम करते हैं। आपके हर कार्य से करोड़ों जीवन जुड़े हुए हैं, करोड़ों सपने जुड़े हुए हैं। आपके का कार्य देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान वेस्ट टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। फ्रेंड्स, रटगर ब्रैगमैन in his book Moral Ambition has said that true ambition is the kind that inspires us to bring transformation in the lives of others. Today, when humanity faces numerous moral challenges, we need civil servants who do not merely say that they want to bring change, but who continuously strive and work towards it. यानी असली महत्वाकांक्षा वही है जो हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। आज जब मानवता के सामने कई नैतिक चुनौतियां हैं, तब हमें ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है जो सिर्फ यह न कहे कि हम चेंज लाना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता रहे। इसलिए आज हमें मॉरल एम्बिशन वाले सिविल सर्वेंट्स चाहिए जो अपनी टैलेंट्स का उपयोग केवल पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए वो करें। आपको एक ऐसे बेंचमार्क स्थापित करने हैं, आपको ही एक ऐसे बेंचमार्क स्थापित करने हैं जिस पर कि आने वाली जनरेशन आपके ऊपर गर्व करे। आपके जीवन की रेलेवेंस इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कौन सा पद आपने पाया है, कौन सी पोस्ट आपको मिली है, बल्कि इस बात में है कितने लोगों की जिंदगी को आपने बेहतर बनाया है अपने एफर्ट से। इस आधार पर आपके अचीवमेंट का मूल्यांकन किया जाएगा। और एक घटना का जिक्र मैं यहां आपसे कर रहा हूं। एक बार की बात है, बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने छात्रों की परीक्षा ले रहे थे। एक छात्र ने उससे पूछा कि इस साल की परीक्षा के प्रश्न पिछले साल जैसे ही क्यों हैं? प्रश्न वही थे जो एक साल पहले थे। आइंस्टीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट वरी, इस साल आंसर्स उसके अलग होंगे, चिंता मत करो, उसके उत्तर इस साल अलग होंगे। यह बात भारत और सिविल सर्वेंट्स के लिए भी मानता हूं कि बहुत ही रेलेवेंट है। ऐसे बहुत से सवाल जो वर्ष 1947 में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं।
जैसे अपने नागरिकों का जीवन हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, सभी नागरिकों को कैसे और अधिक सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज इन प्रश्नों के जवाब मैं मानता हूं कि बदल चुके हैं, उनका कंटेक्स्ट भी बदल चुका है, इसलिए उनके आंसर्स भी स्वाभाविक रूप से बदल चुके हैं। और साथियों, पिछले कुछ डिकेड्स में वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट पैराडाइम में गहरा परिवर्तन भी आया है। अनेक देशों ने नैनी स्टेट मॉडल की जगह इनेबलिंग स्टेट मॉडल को अपनाया है, जहां राज्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास करता है, वहीं पर स्टेट को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बल्कि एनेबलर के रूप में देखा जाता है। इसलिए आज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ले ली है। स्टेट ड्रिवन नेशन बिल्डिंग के साथ कोलैबोरेटिव स्टेट का मॉडल अपनाया जा रहा है। इसलिए रेड टेपिज्म भी स्वाभाविक रूप से कम हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है, गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला है। भारत में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का यह मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का यह मंत्र हम सबको दिया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1500 से अधिक आर्काइक कानूनों को खत्म किया है और हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को भी खत्म कर दिया है। इनका कोई मतलब नहीं था और कई कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया है, इसकी भी जानकारी आप सबको होगी। जन विश्वास के पहले एडिशन में लगभग 200 जो माइनर क्राइम्स थी उनको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। दूसरे एडिशन में 300 से ज्यादा जो छोटे माइनर जो क्राइम्स थी उनको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। छोटी छोटी चीजों में उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, इसका कोई औचित्य नहीं था। और साथियों, हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी पारित किया है। ये सभी रिफॉर्म्स आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत यात्रा को गति दे रहे हैं और इस नए परिप्रेक्ष्य में आपकी भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बदल रही है। आप प्लेटोनिक गार्जियंस नहीं हैं बल्कि आप पीपल्स सर्वेंट्स हैं। नाउ यू आर नॉट जस्ट प्रोवाइडर्स बट फैसिलिटेटर्स ऑफ एम्पावरमेंट। और साथियों, आप लोग पॉलिटिकल विल को धरातल पर उतारने का भी काम करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था, उस समय उत्तर प्रदेश में मास कॉपिंग होती थी। मैं शिक्षा मंत्री नया बना था, एज भी बहुत कम थी। मेरे मन में जब पहले लोगों को नकल करते हुए मैं देखता था तो मुझे लगता था यदि मुझे कभी एजुकेशन में मिनिस्टर बन जाऊं तो सबको मैं रास्ते पर ला दूंगा। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही कल्याण सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, एजुकेशन मिनिस्टर था। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही मिस्टर करनैल सिंह जी, अभी हाल में ही डेथ हुई है उनकी, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लाना चाहता हूं, मैं नकल करने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, मुझे बतलाया कि साहब इसका बहुत जबरदस्त विरोध होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे आश्चर्य हुआ, सचमुच हुआ। 2 बार वह कैबिनेट का प्रपोजल लेकर मैं कैबिनेट में गया, दोनों बार सभी ने इसका विरोध किया और कैबिनेट में हमारा प्रपोजल पास नहीं हो पाया। अब एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंच गया। मैंने कहा कि वो काम कर रहे थे, फाइल्स रखी हुई थी। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि ये हमारा ऑर्डिनेंस का जो प्रपोजल है ये कैबिनेट में पास हो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, आयु में हमसे 18 साल 20 साल बड़े थे। उन्होंने कहा चलिए चलिए। मैं मंत्री था, मैं चलाया। लेकिन उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने वो प्रपोजल बीच से निकाला और पूरी कैबिनेट के सामने रखते हुए कहा था कि हमारे शिक्षा मंत्री की जिद है, इसलिए इसको पास माना जाए। आपको आश्चर्य होगा कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट 75%, 80% आता था, यह एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लागू करने के बाद 30%। जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट 60-70% आया था, इसे लागू करने के बाद 14% आया। और मुझे याद है उस समय जब रिजल्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, उसमें शिक्षा मंत्री की उस पर फोटो भी हुआ करती थी।
उस समाचार पत्र को नीचे रखकर पैरों से बच्चे उसे रगड़ते हुए मुझे गाली दे रहे थे, लेकिन मैं उसमें क्रेडिट यदि किसी को देना चाहता हूं, ने पूरी तरह से सहयोग किया था उस समय के आईपीएस ऑफिसर, जो आज भी वो हैं, बिशप प्रकाश सिंह डीजीपी हुआ करते थे। मैं गेस्ट हाउस में रहता था, सीधे मेरे कमरे पर पहुंच गए और आकर मेरे चपरासी ने बताया कि साहब वो जो हमारा सहयोगी था, कि साहब वो प्रकाश सिंह जी आए हुए। मैं पहुंचा, उन्होंने सैल्यूट किया और उन्होंने कहा कि बस सर इतना कहने के लिए आए थे कि पुलिस की जिस भी प्रकार की असिस्टेंस की आवश्यकता होगी हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पुलिस तैयार है। क्योंकि उस समय जो रीजनल जो RIS वगैरह होती थी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते थे, वह डरे हुए थे कि कहीं हम लोगों के ऊपर अटैक ना हो जाए। पूरी तरह से उन्होंने मदद की। उसी तरीके से हमारे IAS ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर कर्नैल सिंह ने भी मदद की, तब जाकर वह कामयाबी हमको हासिल हो पाई। यानी आप सबका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन सब सारी चीजों को लागू करने में। समाज की इवल्स, समाज के ये सब जो चैलेंजेस बन चुके हैं, इन चैलेंजेस को मीट आउट करने में, कामयाबी हासिल करने में आप सबका बहुत ही अधिक महत्व है। और इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अब आपको ऐसे अधिकारी की तरह काम करना है जो नागरिकों को उनकी क्षमता पहचाने, विकसित करने और आगे बढ़ने में उनकी मदद भी करे। आपको सिर्फ अब कानूनों और नियमों के लेटर या टेक्स्ट को ही ध्यान में रखकर कार्य नहीं करना है, बल्कि उनकी स्पिरिट को भी ध्यान में रखकर काम करना है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए।